Hello students, welcome to all of you in the मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो वीडियो बनाया था एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का जो पहला पार्ट था उसके ऊपर बनाया था। आज का वीडियो मेरा इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है और ये है यूकैरियोटिक सेल का सेकंड पार्ट। अपन उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया है। यू नो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। एंड इट इज जनरली सॉसेज शेप, सिलेंड्रिकल शेप। ओके, अनलेस स्पेसिफिक स्टेन्ड। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप में देखने के लिए स्टेनिंग किया जाता है और उस स्टेन का नाम मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। उस स्टेन का नाम है जानस ग्रीन बी। ये स्टेन है जिसके अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया को डुबाते हैं, उसको स्टेन करते हैं एंड दे आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल नहीं है। एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल जो है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। मतलब जो सेल फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है। सो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, नंबर जो है किसके ऊपर डिपेंड है? सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। ओके, अभी माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ दिया है उन्होंने, एनसीईआरटी का पैरामीटर को फॉलो करना है। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ दिया है उन्होंने 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। ओके, या अप्रॉक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर इतना साइज़ है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, और लेंथ जो दी है 1.0 to 1.4 माइक्रोमीटर दी है। मतलब लेंथ ज़्यादा है, डायमीटर कम है, इतना फिलहाल आप याद रखना। ओके, एंड डायमीटर एंड लेंथ दिया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रिस्पिरेशन? जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत लगती है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। जहाँ पे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है, इसलिए उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन। ऐसे अलग अलग नाम से उसको पहचानते हैं। एंड दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? एटीपी बनता है। और शायद याद रखना, आपको पता होगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है और फिर बाद में एटीपी बनता है ना, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ सेल बोला है? क्योंकि सेल के अंदर एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से वर्क करने के लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजन? सपोज एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो उससे 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, ब्रेक डाउन होकर 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फिजन। FISSION। डायग्राम देखिए, एनसीईआरटी के अंदर का डायग्राम है। कौन कौन से पार्ट है डायग्राम के अंदर? ओके, सबसे पहला हम देखते हैं क्या है, ये ग्रैन्यूल्स है। ओके, फूड ग्रैन्यूल्स अगर रहते हैं, राइबोसोम 70 इस टाइप का है। यहाँ पे क्रिस्टे है। व्हाट इज क्रिस्टे? फोल्डिंग। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का इनफोल्डिंग को हम बोलते हैं क्रिस्टे, जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं इनर मेम्ब्रेन का। देन उसके बाद है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। 2 माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस को बोलते हैं हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में ये आउटर कंपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देन इनर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है मैट्रिक्स, जहाँ पे क्रेब्स साइकिल होती है। देन एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल रहते हैं क्रिस्टे के ऊपर। ओके, अगर ये समझो एक दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंगल क्रिस्टा, तो क्रिस्टा के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम या F1 पार्टिकल बोलते हैं, F1 पार्टिकल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजोम
ये F1 पार्टिकल, और इसके अंदर क्या होता है, ATP सिंथेसिस होता है। ओके, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस पार्टिकल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, और जहाँ पे ATP बनते हैं। ओके, देन आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग है जो क्रिस्टे बना रही है। ओके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, DNA भी रहता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, जो कि सिंगल है बट सर्कुलर है। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद का राइबोसोम है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को और प्लास्टिड को, इन दोनों को हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को और प्लास्टिड को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। क्यों बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस, क्योंकि उनका खुद का राइबोसोम है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, खुद का DNA है रेप्लिकेशन करने के लिए। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट को या प्लास्टिड को हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। अभी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन है, एंड डिवाइडेड ल्यूमेन इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया का जो ल्यूमेन है अंदर का, बड़ी ल्यूमेन, अंदर का स्पेस। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखो, डबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे पिक्चर में देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में स्पेस है, उसको बोलते हैं हम लोग आउटर कंपार्टमेंट्स। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस को बोलते हैं हम लोग इनर कंपार्टमेंट्स। और इनर कंपार्टमेंट आल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स। इनर कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो आउटर कंपार्टमेंट जो है एक्वियस है, और डबल मेम्ब्रेन में ल्यूमेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उसको हम एक्वियस कंपार्टमेंट बोलते हैं। एक्वियस का मतलब वाटरी सब्सटेंस फिल होते हैं उसके अंदर, इसलिए उसको हम बोलते हैं एक्वियस कंपार्टमेंट्स। एंड आउटर मेम्ब्रेन जो है लिमिटिंग बाउंड्री है, एंटायर है, स्मूथ है आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो है फॉर्म इन फोल्डिंग टुवर्ड्स इनर साइड। ओके, एंड परफॉर्म। इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको पता है क्रिस्टे होते हैं, और क्रिस्टे के ऊपर ऑक्सीजोम होता है, ऑक्सीजोम, और ऑक्सीजोम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इनर मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग हुआ है टुवर्ड्स मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे, और क्रिस्टे के ऊपर होते हैं ऑक्सीजोम या F1 पार्टिकल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम की प्रोसेस होती है, परफॉर्म ETS। देन क्रिस्टे जो है इनफोल्डिंग है। क्रिस्टे का क्या काम है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्रिस्टे की वजह से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ओके, मतलब रिस्पिरेशन सरफेस बढ़ जाता है। एंड व्हाट इज मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो ल्यूमेन है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, जहाँ पे होती है क्रेब्स साइकिल। मैट्रिक्स के अंदर होती है क्रेब्स साइकिल, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। और मैट्रिक्स कैसा है, डेंस है, होमोजेनस है, सब्सटेंस होता है मैट्रिक्स के अंदर, एंड परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड हैव मैट्रिक्स हैव सिंगल सर्कुलर DNA, जिसको हम प्लाज्मोन बोलते हैं, प्लाज्मोन। ओके, सिंगल सर्कुलर DNA होता है। कुछ RNA मॉलिक्यूल भी होते हैं, राइबोसोम भी होता है 70S टाइप का। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर कौन है, DNA है, RNA है, राइबोसोम भी है। ओके, और इट इज़ अ कंपोनेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, क्योंकि राइबोसोम होने की वजह से मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम है, इसलिए वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होने के भी चांसेस है या होता है। ओके, मैट्रिक्स जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके पार्ट में बाद में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड में 3 पार्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और प्लास्टिड क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो प्लांट में होता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। एंड प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स। और यूग्लिनोइड्स एक प्रोटिस्टा है, यूग्लिना कोड है, एक प्रोटिस्टा है जो बिहेव करता है कैसे, प्लांट एंड एनिमल जैसा।
लाइट के प्रेजेंट में यूग्लिना फूड बनाता है, ऑटोट्रॉफ है, और लाइट के एब्सेंट में हेटरोट्रॉफ है। सो प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड इज द प्लास्टिड जो है जनरली प्लांट सेल में मिलता है, कुछ यूग्लिनाइड के अंदर भी मिलता है। ओके, और ये लार्ज है बियर पिगमेंट्स। प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट बनते हैं, पिगमेंट मतलब कलर सब्सटेंस बनते हैं जिनका हेल्प उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्प होता है। सो प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो फोटोसिंथेसिस करने की हेल्प करता है। और प्लास्टिड के 3 टाइप है अकॉर्डिंग टू पिगमेंट। कलर्ड पिगमेंट कौन से, उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप होते हैं। एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। किसके टाइप है ये 3? प्लास्टिड के 3 टाइप है। प्लास्टिड कहाँ पे मिलता है बोला मैंने? प्लांट सेल में और यूग्लिनाइड में। लार्ज है जिसके अंदर पिगमेंट है। और प्लास्टिड के 3 टाइप कौन से बोला? पहला क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन प्लास्टिड बोलते हैं उसको हम, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स, और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट जिसको हम कलर्ड प्लास्टिड बोलते हैं। 3 नाम है, ग्रीन प्लास्टिड्स, कलरलेस प्लास्टिड्स एंड कलर्ड प्लास्टिड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मीनिंग है, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल एंड प्लास्ट मतलब ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल जो है ग्रीन है और कैरोटीनॉइड येलो ऑरेंज है, और ये ट्रैप करते हैं क्या? लाइट एनर्जी को ट्रैप करने की हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सपोर्ट करते हैं। कौन? क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर का है इसलिए उसको हम ग्रीन प्लास्टिड बोलते हैं। फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द प्लांट्स, मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ जिसको हम ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, लीफ का ग्राउंड टिश्यू मेसोफिल सेल। फिर वो पैलिसाइड मेसोफिल हो या स्पॉन्जी मेसोफिल हो या कॉमन मेसोफिल हो, उसके अंदर लीफ के अंदर मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट बनता है, फोटोसिंथेसिस के लिए सपोर्ट करता है। और इसका शेप कैसा है प्लास्टिड का? लेंस शेप्ड है, ओवल है, स्पेरिकल है, डिस्कॉइड है, रिबन लाइक है। मतलब प्लांट टू प्लांट इसका शेप बदलता है। और इसकी लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ है 2 to 4 माइक्रोमीटर। तो ये साइज़ दिया है उन्होंने माइक्रोन में। और क्लोरोप्लास्ट नंबर जो है बदलते हैं, चेंज होते हैं, सेल टू सेल बदलते हैं क्लोरोप्लास्ट की संख्या। जैसे क्लैमिडोमोनास आपको पता है यूनिसेलुलर algae है, क्लैमिडोमोनास यूनिसेलुलर algae है, ग्रीन algae है जिसके अंदर एक ही प्लास्टिड रहता है। और मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ के अंदर ग्रीन सेल जो होते हैं मेसोफिल सेल, उसके अंदर प्लास्टिड की संख्या जो है क्लोरोप्लास्ट की संख्या, क्लोरोप्लास्ट संख्या 20 to 40 होती है। मतलब सेल टू सेल क्लोरोप्लास्ट की संख्या जो है बदल रही है। क्लैमिडोमोनास में, ग्रीन algae में एक क्लोरोप्लास्ट है, मेसोफिल सेल के अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट है। इसके बाद आपको एक डायग्राम दी है क्लोरोप्लास्ट के, देख लीजिए। डायग्राम में क्या दिया उन्होंने? आउटर मेम्ब्रेन, ओके, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है बाहर है, इनर मेम्ब्रेन जो है लेस परमिएबल है। देन इनर मेम्ब्रेन के अंदर कौन है? ये DNA है, स्मॉल DNA है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA रहता है, ओके, जिसको हम प्लास्टिडोम बोलते हैं। देन थैलाकॉइड है जो फोटोसिंथेसिस करता है, पिगमेंट कैरी करता है, फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक है उसको हम थैलाकॉइड बोलते हैं, उसके अंदर पिगमेंट होते हैं थैलाकॉइड के अंदर। देन ग्रैनम है, व्हाट इज ग्रैनम्स? कॉइन है, इसका पाइल्स ऑफ द कॉइन का बंच है, इसको हम ग्रैनम बोलते हैं। देन थैलाकॉइड के अंदर की कैविटी बोलते हैं ल्यूमेन। देन स्ट्रोमा है, व्हाट इज स्ट्रोमा? बैकग्राउंड है, ग्रैना का बैकग्राउंड जो स्ट्रोमा बोलते हैं। दे कंटेन एंजाइम। स्ट्रोमा के अंदर आपको पता होगा डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो स्टोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है, ओके। और स्टोमा के अंदर एंजाइम होते हैं फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। स्टोमा के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होता है। देन उसके बाद ओके स्टोमा के अंदर 70 टाइप का राइबोसोम भी है, ओके। एंड स्टोमा को जोड़ने वाला, 2 ग्रैना को जोड़ने वाला स्टोमा के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर जो 2 ग्रैना को जोड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टोमा लैमेले। कनेक्ट करता है किसको? थैलाकॉइड को, ओके। थैलाकॉइड को कनेक्ट करता है, इंटरथैलाकॉइडल कनेक्शन बोलते हैं उसको हम स्टोमा लैमेले को। और ग्राना लैमेले अलग है, स्टोमा लैमेले अलग है, ओके। ग्राना लैमेले ग्राना के अंदर होता है, स्टोमा लैमेले ग्राना के बाहर होता है और 2 ग्राना को जोड़ता है, ओके। तो उसको हम बोलते हैं स्टोमा लैमेले। बाकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, 2 मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस होता है। ये पूरे पार्ट मैंने आपको डायग्रामेटिकली बता दिए। तो इस तरीके से आपका जो प्लास्टिड का पहला पार्ट है क्लोरोप्लास्ट हो चुका है, ओके। उसके बाद
और दो बाकी है, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिड का तीसरा पार्ट। प्लास्टिड के मैंने बोला आपको 3 पार्ट होते हैं। उसका पहला पार्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पार्ट हो गया क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हो गया है, क्रोमोप्लास्ट हो चुका है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ल्यूकोप्लास्ट। या ज़्यादा डिटेल स्टडी हमने जो की है क्लोरोप्लास्ट ही किया है अभी तक। ये डायग्राम भी हमने देखी है अभी उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है कलरलेस प्लास्टिड्स। ओके, कलरलेस प्लास्टिड का मतलब जिसमें कलर नहीं होता और फिर वो कुछ ना कुछ क्या करता है, स्टोर करता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का जो दूसरा नाम है कलरलेस प्लास्टिड्स स्टोर न्यूट्रिएंट, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट स्टोरेज होता है, स्टोरेज फूड होता है एंड वेरियस शेप एंड साइज होता है उसका। ल्यूकोप्लास्ट का जो साइज एंड शेप है बदलता है और इसके 3 टाइप है। किसके? ल्यूकोप्लास्ट के, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड अलेरोप्लास्ट। वैसे नाम में मीनिंग है। अमाइलोप्लास्ट मतलब जो स्टोर करता है क्या, अमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च। स्टोर स्टार्च। और वो स्टार्च कहाँ रहता है? पोटैटो के अंदर रहता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है। पोटैटो के अंदर अमाइलोप्लास्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। जो दूसरा है इलियोप्लास्ट, ये क्या करता है? स्टोर ऑयल एंड फैट्स। ये कहाँ रहता है? जो सीड रहते हैं, ऑयली प्लांट के सीड होते हैं, सनफ्लावर हो, ग्राउंडनट हो, वो जो ऑयली सीड है उसके अंदर रहता है इलियोप्लास्ट। और लास्ट एलिरोप्लास्ट, जो प्रोटीन स्टोर करता है, प्रोटीन। और एलिरोप्लास्ट जो होता है जनरली मेज के सीड में रहता है, प्रोटीनेशियस लेयर रहता है एलिरोन का, वहाँ पे प्रोटीनेशियस सब्सटेंस रहते हैं एलिरोप्लास्ट के फॉर्म में। अगर आप सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में आप देखोगे एलिरोप्लास्ट भी रहता है और इलियोप्लास्ट भी होता है, क्योंकि सोयाबीन में आपको पता है प्रोटीन भी रहता है और ऑयल भी रहता है। नाउ थर्ड पार्ट जो है किसका? प्लास्टिड का। मैंने पहला पार्ट आपको बताया अभी, क्लोरोप्लास्ट हो गया। दूसरा पार्ट भी हो गया कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। अब तीसरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को हम बोलते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स। जिसके अलग अलग कलर होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स। और ये फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट इसके अंदर होते हैं। फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं। ये फैट सोल्यूबल याद रखना वर्ड। और कैरोटीनॉइड क्या और टाइप है? कैरोटीन जो ऑरेंज है, ज़ैंथोफिल जो येलो है एंड अदर पिगमेंट रहते हैं, और जिसकी वजह से कलर आता है। और इनका कलर जो है रेड है, ऑरेंज है, येलो है। ये अलग अलग कलर का बनता है। कौन? क्रोमोप्लास्ट के अंदर का, या क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर अलग अलग कलर पिगमेंट होते हैं। सो आप बोलेंगे सर ये कहाँ रहता है? कौन? मैंने पहले ही बोला आपको, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन पार्ट में रहता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में। मतलब कहाँ? लीफ हो, यंग स्टेम हो, वहाँ पर रहता है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ रहता है? जो प्लांट का पार्ट फूड स्टोर करता है वहाँ पर रहता है ल्यूकोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट कहाँ रहता है? क्रोमोप्लास्ट फ्लावर के अंदर, फ्रूट के अंदर जो कलर्ड पार्ट है प्लांट का, वहाँ पे रहता है क्रोमोप्लास्ट। तो ये हो गए प्लास्टिड के 3 टाइप। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ राइबोसोम्स। आपको पता होगा राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट में अलग है और यूकैरियोट में अलग है। एंड राइबोसोम इज कॉल्ड है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ये कैसा है? मेम्ब्रेनलेस है, विदाउट मेम्ब्रेन रहता है, डेंस पार्टिकल है। एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेडे 1953। साइंटिस्ट का नाम है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। एंड दे आर मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन। राइबोसोम जो है किससे बने हुए हैं? कोई भी राइबोसोम जो है 2 केमिकल से बनता है। एक RNA मतलब राइबोसोमल RNA, और दूसरा है प्रोटीन। ये दोनों केमिकल से बनता है राइबोसोम। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होती है राइबोसोम के अंदर होती है। एंड मेनी राइबोसोम विथ सिंगल mRNA टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। कभी कभी सुनिए, एक mRNA के ऊपर ऐसे ज़्यादा राइबोसोम अटैच होते हैं। एक mRNA के ऊपर ज़्यादा राइबोसोम अटैच होते हैं तो उसको हम बोलते हैं चेन ऑफ राइबोसोम
दैट इज पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम बोलते हैं। ये mRNA जो है सिंगल है बट राइबोसोम ज़्यादा है, इसलिए आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ती है ना। जब ज़्यादा राइबोसोम रहेंगे एक ही mRNA के ऊपर तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो एफिशिएंसी है सेल की बढ़ जाती है। अब मैं बता रहा हूँ आपको राइबोसोम के कौन से राइबोसोम कहाँ पे रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम जो होता है 70S टाइप का होता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम जो होता है 80S टाइप का होता है। बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S टाइप का होता है। मतलब यूकैरियोटिक सेल में दोनों टाइप का होता है, जनरली 80S टाइप का होता है, बट क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्शन है जिसमें 70S टाइप का राइबोसोम भी होता है। इसीलिए राइबोसोम को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल विदिन सेल ऑर्गेनेल, विदिन सेल ऑर्गेनेल। क्यों बोलता है ऐसा? ये खुद एक सेल ऑर्गेनेल है और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर रहता ना। और राइबोसोम खुद एक सेल ऑर्गेनेल्स है और जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनेल विदिन सेल ऑर्गेनेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है 70S टाइप का है। 70S में 2 सब यूनिट होते हैं, 50S एंड 30S। आप बोलेंगे सर अब इसमें अगर हम डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आपको पता होगा 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, और उसमें ये जो 50th राइबोसोम है उसके अंदर उन्होंने RNA जो दिया है, ओके, दैट इज़ 5S RNA दिया है, 5S RNA दिया है। कहाँ पे? 50S लार्ज सब यूनिट के अंदर रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो RNA होता है 5S RNA होता है, ओके, 5S RNA होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो लास्ट सब यूनिट है किसका? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर लास्ट सब यूनिट जो है 50S, उसमें कौन से RNA होते हैं? ओके, पहला जो मैंने आपको बोला दैट इज़ 5S RNA होता है, 5S RNA होता है, 5S RNA होता है। और उसके साथ यहाँ पे दूसरा जो होता है लास्ट सब यूनिट के अंदर पहला हो गया 5S RNA और दूसरा होता है 23S RNA, 23S RNA। तो आपको पता होगा ये जो 23S RNA है इट एक्ट्स एज अ एंजाइम राइबोजाइम बोल के काम करता है, एंजाइम बोल के काम करता है। एक्चुअली है ये RNA बट क्या बोल के काम करता है? राइबोजाइम। और इसका रोल क्या है? इसका रोल है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना। ये काम है किसका? 23S RNA का, जो राइबोजाइम बोल के काम करता है, राइबोजाइम एंजाइम बोल के काम करता है, कैटेलिस्ट बोल काम करता है, कैटेलिस्ट। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का लास्ट सब यूनिट का पार्ट्स। अभी स्मॉल सब यूनिट जो है कौन था? 30S के अंदर होता है 16S RNA। स्मॉल सब यूनिट के अंदर होता है 16S RNA, ओके, ये स्मॉल सब यूनिट है, ओके, उसके अंदर 16S RNA होता है। अभी हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम कहाँ कहाँ पे रहता है और प्रोकैरियोट का राइबोसोम कहाँ रहता है? प्रोकैरियोट का राइबोसोम ओनली साइटोप्लाज्म में रहता है, विदाउट मेम्ब्रेन है, ओके। और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में भी है, RER के ऊपर भी है, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी है, और ये होता है 80S टाइप का। और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है 70S टाइप का। अभी हमने 70S टाइप के राइबोसोम में जो सब यूनिट है उसके अंदर कौन सा RNA होता है मैंने बताया। अभी मैं बता रहा हूँ आपको यूकैरियोटिक सेल में भी 80S टाइप ऑफ राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट होते हैं, 60S एंड 40S। तो 60S के अंदर कौन से RNA हैं? 60S के अंदर RNA है 5S RNA 1, 5.8S RNA 2 और 28S RNA 3। ये होते हैं कहाँ पे? यूकैरियोटिक सेल के लास्ट सब यूनिट के अंदर होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के
स्मॉल सब यूनिट जो है 40S उसके अंदर होता है 18S RNA, 18S RNA होता है। तो याद रखना, मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि आपको ये 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ यूनिट चैप्टर में आने वाला है, कंसेप्ट राइबोसोम से रिलेटेड है। तो इसके लिए मैंने बोला कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट होते हैं, उसके अंदर कौन से आरएनए है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है, उसके अंदर कौन से आरएनए है। ये हो गया आरएनए के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, आप बोलेंगे सर ये 70S एंड 80S में यस क्या है। यस का मतलब होता है सेवर्टबर्ग्स यूनिट, या उसी को बोलते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। जब राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो वो दोनों सब यूनिट एक दूसरे के ऊपर सेडिमेंट करता है, सेटल करता है, सेटल। तो सेटल करते समय उसको हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। इनडायरेक्ट मेजर करते हैं क्या, साइज ऑफ एंड डेंसिटी, साइज एज वेल एज डेंसिटी मेजर करते हैं किसका, राइबोसोम का, इसलिए उसको हम बोलते हैं यस। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो आपको चैप्टर को बता रहा हूँ दैट इज़ साइटोस्केलेटन। राइबोसोम के बाद का पार्ट है साइटोस्केलेटन। वैसे नाम में मीनिंग है साइटो का मतलब होता है सेल एंड स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क। सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ या प्रोटीन से बना हुआ फाइबर से बना हुआ जो स्केलेटन होता है, सपोर्ट करता है सेल ऑर्गेनेल्स का एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको रखता है, उसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। एंड इट इज़ इलाबरेट मतलब लंबा होने वाला, स्प्रेड होने वाला, पूरा सेल में फैलने वाला नेटवर्क है ऑफ द फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। ओके, जो साइटोस्केलेटन है उसके फिलामेंट, उसके जो धागे हैं वो पूरे सेल के अंदर फैलते हैं, और ये धागे किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटीनेशियस फाइबर्स। फंक्शन क्या है, फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट करना सेल को, सेल की मोटिलिटी के लिए सपोर्ट करना, हलचल के लिए, सेल को शेप देना और उसका सेल का मेंटेनेंस करना। ये चार काम होते हैं किसके, साइटोस्केलेटन के। और साइटोस्केलेटन कंटेन उसके अंदर क्या रहता है, माइक्रोट्यूब्यूल रहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर आपको पता होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन रहता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन रहता है। देन माइक्रोफिलामेंट भी है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, सपोर्टिव प्रोटीन होते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट भी होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओके, अगर हम साइटोस्केलेटन की डायग्राम देखना चाहते हैं, एक्चुअली एनसीईआरटी के अंदर साइटोस्केलेटन की डायग्राम नहीं दी है, बट हम यहाँ पे देख रहे पिक्चर में, ये सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर ये माइक्रोफिलामेंट है, छोटे छोटे धागे, और उसी के साथ साथ ये इंटरमीडिएट फिलामेंट भी है, अंदर फैले हुए माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, और सबसे अंदर माइक्रोट्यूब्यूल भी है जो न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के बीच में फैले हुए हैं, मतलब पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, हर एक सेल ऑर्गेनेल्स का जो लोकेशन है फिक्स होता है और वो सेल ऑर्गेनेल्स वहाँ पे रुक के काम करता है। इसलिए साइटोस्केलेटन का काम है सेल को अंदर से सपोर्ट करना और सेल को प्रोटेक्शन करने के लिए भी हेल्प करते हैं ना। उसके बाद में आपको बता रहा हूँ आपको सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल। पहली बात यह है कि बच्चों को सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल में कन्फ्यूजन होता है, दोनों एक ही लगता है बट दोनों एक नहीं है। सेंट्रियोल इज द पार्ट ऑफ सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम का पार्ट है कौन, सेंट्रियोल। मतलब एक सेंट्रोजोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं, याद रखना। ओके, एक सेंट्रोजोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं और सेंट्रियोल की जो अरेंजमेंट है परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री एंगल में ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। कौन, दोनों सेंट्रियोल। एक मदर सेंट्रियोल होता है, एक डॉटर सेंट्रियोल होता है। एक मदर सेंट्रियोल है, एक डॉटर सेंट्रियोल है, और दोनों लाए होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और सेंट्रियोल के अंदर क्या रहता है, सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। इट इज़ अमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। बाहर जो है सेंट्रियोल के बाहर, ओके, सेंट्रियोल के बाहर जो है पाउडरी टाइप का, लिक्विड टाइप का प्रोटीन रहता है, उसको बोलते हैं प्रोटीनेशियस। ओके, अमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। पेरी सेंट्रियोल का मतलब होता है सेंट्रियोल के बाहर का मटेरियल। ओके, आप बोलेंगे सेंट्रियोल क्या है सर? सेंट्रियोल एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जो अरेंज होता है, कॉन्ट्रैक्टेड भी होता है, ओके, कनेक्टेड भी होता है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन। ओके,
और फॉर्म बेसल बॉडी, cilia, flagella and spindle fibers. Okay, so it is generally look like a cart wheel. ये जो डायग्राम बता रहा हूँ मैं, दैट इज नथिंग बट द कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिखता है इसका। कार्ट व्हील का मतलब बैलगाड़ी की जो चक्के होते हैं वैसे दिखता है ये। और आप पिक्चर में देखोगे तो ये सेंट्रियोल के अंदर कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म बेसल बॉडी एंड सिलिया एंड फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर। ये रोल है किसका, सेंट्रियोल का। अभी सेंट्रियोल के अंदर क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन जो है, पेरिफेरल ट्रिपलेट जो है 9 है, और पेरिफेरल ट्रिपलेट जो है माइक्रोट्यूब्यूल जो है, माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो है पेरिफेरल 9 ट्रिपलेट है। और माइक्रोट्यूब्यूल जो बने हुए हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, पहले बताया आपको। और सेंटर में जो होता है दैट इज हब होता है, सेंटर में हब होता है, और हब के साथ पेरिफेरल प्रोटीन जो जोड़ते हैं उसको बोलते हैं हम रेडियल स्पोक। हब के साथ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जोड़ते हैं ना ट्रिपलेट, उसको बोलते हैं हम लोग रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक भी प्रोटीन से बना हुआ है, और सेंट्रल हब जो है वो भी प्रोटीनिशियस है। और प्रॉक्सिमल रीजन जो है, सेंट्रल हब है प्रॉक्सिमल रीजन सामने वाला, और यहाँ पे पेरिफेरल जो ट्रिपलेट्स है उनकी लिंक जो है A to C है। A to C का मतलब होता है, समझो ये ABC ऐसा मैंने बताया, ABC, तो इसका A दूसरे के C के साथ जुड़ता है ना, एक ट्रिपलेट का A दूसरे ट्रिपलेट के C के साथ जुड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग A to C लिंकर। और सेंटर में होता है हब। सो दिस इज़ अबाउट द सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम बड़ा होता है और सेंट्रियोल छोटा होता है। एक सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं, और सेंट्रियोल का रोल मैंने आपको बताया पहले ही। ये सीलिया फॉर्मेशन करता है, फ्लैजेला फॉर्मेशन के लिए सपोर्ट करता है, और उसी के साथ साथ स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए भी हेल्प करता है। कौन, सेंट्रियोल। सो दिस इज़ अबाउट द सेंट्रियोल। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला जो है थोड़े बहुत सेंट्रियोल जैसी है, एज इट इज़ नहीं है बट थोड़े बहुत सेम। अगर हम डायग्रामेटिक देखना चाहते हैं, ये 2 डायग्राम है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्रिस्टा होते हैं, पीछे में देखो अंदर डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मन बोलते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिस होता है। मैट्रिक्स के अंदर क्रेब साइकिल होती है, और क्रिस्टे के ऊपर ऑक्सीजोम होते हैं, ऑक्सीजोम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है। ऐसे 3 प्रोसेस होते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन। और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये ओवरऑल डायग्राम है, ये क्रिस्टा की डायग्राम है नीचे। उसके ऊपर ऑक्सोम होते हैं, ऑक्सोम के अंदर 3 पार्ट है, हेड, स्टॉक एंड बेस पीस। हेड को हम बोलते हैं F1 पार्टिकल, और बेस पीस को बोलते हैं F0 पार्टिकल। सो दिस इज़ अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ किसका डायग्राम, प्लास्टिड का। ओके, ये एंड में, हाँ प्लास्टिड में मैंने बोला क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में भी 2 एंड है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, राइबोसोम भी है। ओके, ग्राना में लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। डीएनए है प्लास्टिडोम, ग्रानम भी है। ग्रानम के अंदर होता है थैलाकोइड, थैलाकोइड के अंदर होता है ल्यूमेन, ल्यूमेन के अंदर होता है पिगमेंट, पिगमेंट में है क्लोरोफिली जो इसेंशियल पिगमेंट है, और बाकी एस्थेरी पिगमेंट भी होते हैं। ओके, थैलाकोइड के अंदर रहता है कॉन्टोजोम, कॉन्टोजोम के अंदर रहता है पिगमेंट, पिगमेंट में रहता है क्लोरोफिली, और बाकी के रहता है एस्थेरी पिगमेंट जो सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं किसको, क्लोरोफिली को, इसेंशियल पिगमेंट को। फिर बाद में मैंने प्लास्टिक के 3 टाइप बताया आपको। प्लास्टिक को जनरली किचन ऑफ सेल बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे फूड बनता है। प्लास्टिक के 3 टाइप है, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, कलर प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड्स। ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कौन सा प्लास्टिड कहाँ रहता है, ये अपन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद अभी मैं जो आपको डिस्कस किया वो सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम में मदर सेंट्रियोल है, डॉटर सेंट्रियोल है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है, नॉन मेम्ब्रेनस है सेंट्रियोल, यूकैरियोटिक सेल में रहता है। और मैंने बोला आपको सेंटर में इसके हब है, बाहर A to C लिंक है, माइक्रोट्यूब्यूल है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो है ट्रिपलेट 9 ट्रिपलेट है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, रेडियल स्पोक 9 है, हब 1 है। ओके, तो ये पूरे पॉइंट हो गए किसके, सेंट्रोजोम है, सेंट्रियोल। उसके बाद सीलिया एंड फ्लैजेला का आप देखोगे, सीलिया एंड फ्लैजेला में वही सिचुएशन है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर उसके अंदर फिर यहाँ पे कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होते हैं। पर यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल कैसे 9+2, 9+2 क्यों बोल रहा, क्योंकि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल 9 है, AB है ना बोलते उसको हम। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कितने, डबलेट,
पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट 9 है, और सेंट्रल जो है यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, इसलिए उसको हम 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में ब्रिज होता है और उसके बाहर शीथ होता है। शीथ को जोड़ने वाला पेरिफेरल प्रोटीन के साथ, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के साथ रेडियल स्पोक होते हैं। तो जितने डबलेट है, माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट है, उतने रेडियल स्पोक होंगे। उसके बाद बाहर मेम्ब्रेन है, दे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंट्रल लिंकर जॉइंट होते हैं। किसको जॉइंट लिंकर्स? ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं 9, तो उसको बोलते हैं हम लोग लिंकर जॉइंट्स। ओके, और सेंट्रल शीथ भी है ये। और सीलिया जो होते हैं छोटे होते हैं, लोकोमोशन करते हैं, एक्ट साइड ओवर्स। एंड फ्लाजेला जो होते हैं बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, सिंगल होता है या फ्यू होते हैं फ्लाजेला। ओके, ये हो गया डायग्राम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन किसका? सीलिया एंड फ्लाजेला का। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लाजेला है फ्लाजेलिन से बना हुआ है, और यूकैरियोटिक सेल का फ्लाजेला है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है। ये पॉइंट अपना ऑलरेडी हो चुका था। उसके बाद हम लोग सीलिया एंड फ्लाजेला के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सीलिया स्मॉलर है, फ्लाजेला लॉन्गर है। सीलिया वर्क लाइक ओर्स, ओर मतलब नाव को पानी ढकलने के लिए नाव में हम यूज़ करते हैं ना लकड़ी, उसको बोलते हैं हम लोग ओर्स। मूवमेंट करता है सेल की सराउंडिंग फ्लूइड में, मूवमेंट करता है, सेल को आगे मूव होने के लिए हेल्प करता है सीलिया। एंड ये भी सेल को मूवमेंट करने की हेल्प करता है फ्लाजेला। प्रोकैरियोटिक फ्लाजेला जो है स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लाजेला। याद रखना, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। किससे? स्ट्रक्चरली डिफरेंट है किससे? यूकैरियोटिक फ्लाजेला से। फ्लाजेला के अंदर सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं हम लोग कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लाजेला, जिसको हम बोलते हैं एक्सोनिम। कोर को क्या बोलते हैं? एक्सोनिम। ये एक्सोनिम का स्ट्रक्चर है जहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल की। 9+2 अरेंजमेंट होती है किसकी? माइक्रोट्यूब्यूल की। 9+2 क्यों बोल रहा हूँ? ओके, 9+2 क्यों बोल रहा हूँ? सेंटर का 2 है और पेरिफेरल 9 है, एंड बोथ द emerge फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बेसल बॉडी। ओके, मतलब सीलिया हो या फ्लाजेला हो या एक्सोनिम हो, दोनों कहाँ से आते हैं? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से आते हैं, उसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं। इसका अरेंजमेंट जो है एक्सोनिम का 9+2 है, बेसल बॉडी 9+0 है, एंड सेंट्रियोल 9+0 है। बेसल बॉडी 9+0 है, सेंट्रियोल 9+0 है। खाली सीलिया एंड फ्लाजेला के अंदर एक्सोनिम जो है 9+2 होते हैं। डायग्रामेटिकली देखोगे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल 9 पेरिफेरल डबलेट है, इंटर डबलेट ब्रिज है दोनों डबलेट के बीच में। सेंट्रल सिंगलेट है, सेंटर में सिंगलेट मतलब सिंगल है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो है 2 होते हैं, रेडियल स्पोक 9 होते हैं। सेंट्रल शीथ भी जो है ऊपर रहता है किसके? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के। सो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स ब्रिज है। ओके, सेंट्रल ट्यूब्यूल को जोड़ता है, सेंट्रल ट्यूब्यूल टू सेंट्रल ट्यूब्यूल जोड़ने वाला ब्रिज। पीछे में देखो, सेंट्रल ट्यूब्यूल टू सेंट्रल ट्यूब्यूल को जोड़ने वाला ब्रिज है ये ब्रिज है। देन सेंट्रल ट्यूब्यूल टू पेरिफेरल ट्यूब्यूल, सेंट्रल ट्यूब्यूल सुनिए, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल टू पेरिफेरल ट्यूब्यूल जोड़ने वाला जो है दैट इज रेडियल स्पोक है, ये 9 है। ओके, एंड देन पेरिफेरल ट्यूब्यूल टू पेरिफेरल ट्यूब्यूल को जोड़ने वाला लिंकर्स है। पेरिफेरल टू पेरिफेरल जोड़ने वाला इंटर डबलेट ब्रिज मैंने बोला, दैट इज कॉल्ड लिंकर्स, उसी को बोलते हैं हम लोग इंटर डबलेट ब्रिज। सो दिस इज अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लाजेला। पॉइंट हो चुका है अपना। ओके, उसके बाद माइक्रोबॉडीज़ है, माइक्रोबॉडीज़ के भी टाइप्स है। ओके, माइक्रोबॉडीज़ के भी टाइप्स है। अब देख लीजिए नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो है माइक्रोबॉडीज़। वैसे लिटरली मीनिंग देखा जाए तो माइक्रो मतलब छोटे एंड बॉडी मतलब स्ट्रक्चर, एक स्मॉल बॉडी होते हैं उसको माइक्रोबॉडी बोलते हैं। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से बंधे हुए माइन्यूट वेसिकल है, मतलब उसके अंदर कुछ तो भरा होता है। ओके, और क्या भरा होता है? दे कंटेन वेरियस एंजाइम। माइक्रोबॉडीज़ के अंदर कुछ एंजाइम रहते हैं एंड प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एनिमल। माइक्रोबॉडीज़ कहाँ रहते हैं? प्लांट में भी रहते हैं और एनिमल भी रहते हैं। और उसके एग्जाम्पल है फिर कौन से माइक्रोबॉडीज़ के? पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसोम्स, ऐसे 2 एग्जाम्पल है माइक्रोबॉडीज़ के। अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखना चाहते हैं तो ये देखो माइक्रोबॉडीज़ का ये स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन कोर है, एंजाइम है अंदर, और इसके मैंने 3 टाइप आपको बताया। क्या है माइक्रोबॉडीज़? मेम्ब्रेन बाउंड है, मेनी है। ओके, फाउंड इन प्लांट एनिमल बोला मैंने। ओके, इसके बाहर का जो लेयर है उसको लिपिड बाइलेयर बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके 3 टाइप है माइक्रोबॉडीज़ के,
कौन सी 3 टाइप? पहला है स्पेरोजोम। स्पेरोजोम क्या रहता है? प्लांट में रहता है, स्टोरेज सिंथेसिस करता है लिपिड का, एंड एक्ट्स ऑन लाइसोसोम ऑफ प्लांट्स, एक्ट्स एज लाइसोसोम ऑफ प्लांट्स। ओके, दूसरा नंबर 2 है ग्लाइकोसोम्स, ये भी प्लांट में रहता है, बीटा ऑक्सीडेशन करता है ऑफ ग्लाइकोजाइलेट साइकिल, एंजाइम फॉर बीटा ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प करता है ये। ओके, कौन? ग्लाइकोसोम्स। ओके, और उसी के साथ साथ लास्ट जो है पेरोक्सोम। सो पेरोक्सोम क्या क्या है? ओरिजिन जो पेरोक्सोम का होता है एसीआर में होता है, बड़ी एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ये प्लांट एनिमल दोनों में होता है। ओके, और क्या बनाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, कैटलाइज करता है एंजाइम बोल के, न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है H2O2, एंड फोटो रेस्पिरेशन के लिए सपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, फोटो रेस्पिरेशन के लिए। और उसी के साथ साथ बीटा ऑक्सीडेशन भी करता है। कौन कौन हेल्प करता है बीटा ऑक्सीडेशन के लिए? पेरोक्सोम्स। और उसी के साथ साथ ये ग्लाइकोसोम जो होता है कहाँ होता है? फैटी एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन? ग्लाइकोसोम्स। सो दिस इज अबाउट द माइक्रोबॉडी स्ट्रक्चर। ओके, अभी हम आगे जा रहे हैं न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं हम उसको, या कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं उसको हम। ओके, और कहाँ रहता है न्यूक्लियस? सेल के सेंटर में रहता है जनरली। और मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी जो है किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। और उसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो फाइंड आउट किए थे फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने क्या फाइंड आउट किया था? क्रोमेटिन फाइबर्स दे स्टेन्ड द न्यूक्लियस विद द बेसिक डाई एंड गिवन द नेम क्रोमेटिन। ओके, फ्लेमिंग ने क्या किया था? क्रोमेटिन है बोल के बोला था उसके अंदर। ओके, जनरली देर इज द वन न्यूक्लियस इन सेल, बट कभी कभी ज़्यादा भी होते हैं या कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं। जनरली वन न्यूक्लियस है सेल में, बट वेरिएशन कैन बी ऑब्जर्व्ड। कुछ सेल ऐसे भी है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो मैमल्स या ह्यूमन आरबीसी है, मैमल या आरबीसी है, श्यू ट्यूब है। आरबीसी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और श्यू ट्यूब जो है, श्यू ट्यूब ये फ्लोएम का पार्ट है। फ्लोएम पता होगा आपको, प्लांट टिश्यू है फ्लोएम, उसके अंदर श्यू ट्यूब होती है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं है। तो इंटरफेस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। विद द न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडिंग, इंटरफेस का मतलब जो डिवाइड नहीं होता न्यूक्लियस, तब आपको स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा? इसका स्टडी पर करना पड़ेगा। हाईली एक्सटेंडेड इलाबोरेट लूज डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है, और उस न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स। ये क्रोमैटिन फाइबर वैसे दो तरीके होता है, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। उसके अंदर डिफरेंस हम देखने वाले हैं। अभी देखिए न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहले न्यूक्लियस में आउटर मेम्ब्रेन है, कंटिन्यूस विथ ईआर एंड हैविंग राइबोसोम ऑन इट। आउटर मेम्ब्रेन के साथ क्या रहता है? ईआर रहता है। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर इसके ऊपर अगर राइबोसोम है, ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं RER, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। बाद में इनर मेम्ब्रेन भी है, और दोनों के बीच में स्पेस है, उसको बोलते हैं हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था 10 से 50 नैनोमीटर है। ओके, और बैरियर बिटवीन द इनर न्यूक्लियस मटेरियल एंड साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? दोनों के बीच का बैरियर है। ओके, कहाँ पे? किसके अंदर बैरियर है? न्यूक्लियोप्लाज्म जो अंदर है, एंड साइटोप्लाज्म जो बाहर है, दोनों के बीच में का क्या है? ये बैरियर। क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है, दोनों के बीच में बैरियर बोल के काम करता है ये। और न्यूक्लियस का जो कवर है उसको हम न्यूक्लियर एनोड बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बीच बीच में क्या रहते हैं? गैप रहता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ओके, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। पीछे में देखो न्यूक्लियर पोर में क्या हो रहा है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों कंबाइन होके ये ऐसे न्यूक्लियर पोर बन रहे। और न्यूक्लियर पोर एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे गैप है, पैसेज है फॉर मूवमेंट ऑफ RNA। आपको पता होगा न्यूक्लियस के अंदर RNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, तो ये RNA क्या करेगा? न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, और उसी के साथ साथ बाहर जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन
वो प्रोटीन अंदर आएगा ना, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर आएगा। तो ये काम है किसका, न्यूक्लियर पोर का, कि अंदर का आरएनए बाहर निकाल सके और बाहर का प्रोटीन अंदर ला सके। हम प्रोटीन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का आरएनए साइटोप्लाज्म में लेके जाए और साइटोप्लाज्म के अंदर का प्रोटीन न्यूक्लियस में लाए। ये काम करता है कौन, ये काम जो करता है दैट इज न्यूक्लियर पोर करता है। देन उसके बाद क्रोमैटिन फाइबर भी है। व्हाट इज क्रोमैटिन फाइबर्स, एक थ्रेड होता है उसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। ओके, डीएनए हो, आरएनए हो या बेसिक हिस्टोन प्रोटीन हो या नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो, ये तीनों से बनता है कौन, क्रोमैटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। क्रोमैटिन फाइबर के अंदर 4 कंपोनेंट है, डीएनए भी है, आरएनए भी है, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन भी है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है। ऐसे 4 कंपोनेंट होते हैं कहाँ पे, क्रोमैटिन फाइबर के अंदर। उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस जो है एक्चुअली नॉन लिविंग मटेरियल है, एक्चुअली ये केमिकल है। इट इज़ स्पेरिकल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन नहीं रहता उसके ऊपर, एंड इज अ साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरएनए, आरआरएनए बनता है यहाँ पे, राइबोसोमल आरएनए बनता है और राइबोसोमल आरएनए से बाद में क्या बनता है, राइबोसोम बनता है ना। न्यूक्लियोलस एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे साइट है किसकी, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की। ओके, और इसीलिए न्यूक्लियोलस को हम बोलते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री, क्योंकि इस आरआरएनए से क्या बनता है बाद में, इस आरआरएनए से बाद में बनता है राइबोसोम, राइबोसोम बनता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री। एंड लार्जर एंड मोर न्यूमरस इन द प्रोटीन सिंथेसाइज द सेल। सेल के अंदर लार्जर प्रोटीन बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन बनते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियोलस के अंदर। राइबोसोमल आरएनए के साथ साथ राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड दे कंटेन क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर क्या है, क्रोमैटिन है और उसी के साथ साथ न्यूक्लियोलस भी है। व्हाट इज न्यूक्लियोलस, एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, जो कि स्पेरिकल बॉडी है, नॉन मेम्ब्रेनस बॉडी, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर। उसके बाद अगला पॉइंट है क्रोमोसोम। ओके, व्हाट इज क्रोमोसोम, एक डार्कली स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है कहाँ पे, सेल के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम। इट इज़ विजिबल ओनली इन द डिवाइडिंग सेल। क्रोमोसोम कब दिखते हैं, जब सेल डिवाइड होने वाले तब दिखते हैं, मतलब प्रोफेस, मेटाफेस, अनाफेस, टेलोफेस, जो फेस आती है तब ये आपको क्रोमोसोम विजिबल होता है, दिखता है प्रॉपरली। सो क्रोमोसोम इज जनरली विजिबल इन द डिवाइडिंग सेल, मतलब एम फेस जब होती है, डिवाइडिंग फेस होती है, तब देता है आपको क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या है, अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखोगे तो क्रोमोसोम का जो सेंटर है उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। एंड दैट सेंट्रोमियर इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये दोनों क्रोमैटिड को क्या करता है, होल्ड करता है। पीछे में देखिए सेंट्रोमियर क्या करता है, दोनों क्रोमैटिड जो है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है ना, दोनों, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, उसको होल्ड करता है ऑन द क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर 2 क्रोमैटिड को बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, उसको होल्ड करता है कौन, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के दोनों बाजू में 2 डिस्क है, दोनों बाजू में 2 डिस्क है प्रोटीन से बने हुए, प्रोटीन डिस्क ऑन द साइड ऑफ द सेंट्रोमियर इज कॉल्ड एज काइनेटिकोर। ओके, उसी के साथ साथ क्रोमोसोम में एक सैटेलाइट नाम का पार्ट होता है, सैट क्रोमोसोम। ओके, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन कैसे है उसके अकॉर्डिंग क्रोमोसोम के 4 टाइप बनते हैं। कितने टाइप, 4 टाइप बनते हैं। ओके, कौन से 4 टाइप हम देखेंगे नीचे। तब से पहले, उसके पहले हम सैट क्रोमोसोम क्या देखेंगे। सैट का मतलब होता है सैटेलाइट क्रोमोसोम, नॉन स्टेनिंग होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन उसको बोलते हैं। पीछे भी देखो, सैटेलाइट के नीचे का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन को हम और एक नाम बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर बोलते हैं किसको, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन को। और जो सैटेलाइट के नीचे होता है और लोकेशन जो इसके कांस्टेंट है लोकेशन। और सैटेलाइट क्रोमोसोम एक ऐसा क्रोमोसोम है कि जहाँ पे VNTR होता है, VNTR। व्हाट इज VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स।
मतलब जो रिपीट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के रिपीट्स, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस का रिपीट्स होता है बार बार होता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जिसकी वजह से पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। और ये VNTR जो होता है हर एक पर्सन में यूनिक होता है, सो इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मार्कर बोल के काम करता है, जिसकी वजह से हम जिन पर्सन को फाइंड आउट कर सकते हैं। DNA फिंगरप्रिंट में इसका बहुत यूज़ होता है। ओके, अभी मैं बोला आपको कि क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग क्रोमोसोम कितने टाइप गिर गए, 4 टाइप। कौन से 4 टाइप गिर गए? पहला मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर इज मिडल एंड 2 इक्वल आर्म फॉर्म। तो सेंट्रोमियर में क्रोमोसोम जो है, मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम जो है वी शेप देता है। वी शेप का मतलब है सेंट्रोमियर सेंटर में है और दोनों आर्म इक्वल है, तो इसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं। इक्वल आर्म होते हैं, सैटेलाइट भी है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी है। बाद में सेंट्रोमियर पहले ही बोला मैंने आपको। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, ये थोड़ा सा सेंटर से दूर है। सब मेटासेंट्रिक जो है सेंटर से थोड़ा दूर है। ओके, एंड 1 शॉर्ट आर्म एंड 1 लॉन्ग आर्म। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, एक आर्म छोटा है, एक आर्म बड़ा है, और इसमें क्रोमोसोम जो होता है एल टाइप होता है। एल टाइप का मतलब छोटा एक आर्म बड़ा एक आर्म होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एल टाइप क्रोमोसोम। ओके, और तीसरा जो है एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर क्लोज टू द एंड, सेंट्रोमियर एक एंड को रहता है और इसलिए क्रोमोसोम जो है जे लाइक दिखता है, जे शेप दिखता है, जे शेप। सेंट्रोमियर क्लोज टू एंड, 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड अदर वेरी लॉन्ग आर्म। एक आर्म बहुत ही छोटा होता है और दूसरा आर्म बहुत ही बड़ा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्रोसेंट्रिक। और सबसे लास्ट टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड, सेंट्रोमियर जो है टर्मिनल एंड में है, लास्ट में एंड है, और यहाँ पे शॉर्ट आर्म भी होता है छोटा सा, लॉन्ग आर्म बड़ा होता है, इसलिए उसको हम टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम की पोजीशन है, सेंट्रोमियर की पोजीशन है, क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो आपको याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग क्रोमोसोम को नाम आपको देना है एग्ज़ाम में आया तो। अब यहाँ पे मैं एक टेबल पढ़ा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज कौन से है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज जो है प्रोकैरियोट में और पूरे है, राइबोसोम है, बोथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियोलस है, सेंट्रोसोम है या सेंट्रियोल है, इंक्लूसिव बॉडी है बैक्टीरिया में, ये सब नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड है। देन मेम्ब्रेन बाउंड कौन है, मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन है। यूकैरियोट के पूरे सेल ऑर्गेनेज मेम्ब्रेन बाउंड है, जो सिंगल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे नंबर दिया है 1 बोल के। माइक्रोबॉडीज के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन है। ओके, तो इसका ट्रिक दे रहा हूँ मैं शॉर्टकट, NMC, N फॉर न्यूक्लियस, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, C फॉर क्लोरोप्लास्ट, इनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और बाकी जो यूकैरियोटिक सेल है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है और माइक्रोबॉडीज, उसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तो याद रखने के लिए इसका बता रहा हूँ मैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आपको पता है 4 सेल ऑर्गेनेज होते हैं ना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 सेल ऑर्गेनेज होते हैं। मैंने पढ़ा है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, इनके ऊपर भी क्या होता है, चारों के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट बता रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक भी है, कुछ सेल ऑर्गेनेज माइक्रोस्कोपिक भी है। ओके, जैसे कि प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। एक्चुअली ग्रीन प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी है, विजिबल आफ्टर स्टेन करने के बाद विजिबल है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। और मैंने बोला था ये क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इन दोनों को एक स्पेशल नाम दिया था मैंने आपको, इन दोनों को बोलते हैं हम लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। ओके, किसको बोलते हैं, प्लास्टिड को, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस, बोले तो इनका खुद का राइबोसोम है और इनका खुद का DNA भी है, तो दोनों इनके खुद के है ना, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं हम लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेल्स है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखने वाले, स्पेशली
जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होते हैं, जैसे कि राइबोसोम है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, साइटोस्केलेटन है, फ्रेमवर्क ऑफ सेल, न्यूक्लियर, ये साइटोस्केलेटन को हम फ्रेम बोलते हैं। देन न्यूक्लियर एनवेलप है, उसके आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरिन्यूक्लियर स्पेस, ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं आपको। सिलिया एंड फ्लैजेला भी दिखते हैं वहाँ पे। ओके, देन सेल मेम्ब्रेन भी है। ओके, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ स्टडीड अंडर आफ्टर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी इन 1950। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है, ध्यान सुनिए, डिटेल स्ट्रक्चर जो स्टडी किया गया है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, कब, आफ्टर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड डिस्कवरी इन 1950, मतलब 1950 के बाद सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल किया गया। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी है, न्यूक्लियोसोम भी है। ओके, न्यूक्लियोसोम मैंने बोला था, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, इट लुक लाइक बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। ओके, जो चेन होती है ना अपनी, तो उसके ऊपर सर्कल होते हैं, ऐसे कड़ी रहती है, वैसे उसको बोलते हैं हम लोग बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। ये है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। सो दिस इज अबाउट योर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।